हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दिस इज दीपक आनंद। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता ही दिया था कि जेके एसएसबी की रिवीजन करने के लिए मैं आपके लिए एक 15 मिनट सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको 15-15 मिनट में आपके जितने भी अकाउंटिंग के और आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं वो रिवाइज करवाऊंगा। इनिशियली हम ये सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड आपके अकाउंटेंसी के लिए कर रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम इसे आगे और सब्जेक्ट्स पे भी मूव ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का हमारा टॉपिक जो आज का है दैट इज टैक्सेशन इन इंडिया। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि ये टॉपिक जो है ये आपका नया ऐड किया गया टॉपिक है, और मैं ये टॉपिक इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी तक इस टॉपिक के ना तो आपको एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, ना ही आपको यूट्यूब पे इसका कोई लेक्चर मिला है। तो इसी को 10 से 15 मिनट में खत्म करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं और आज हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे टैक्स के साथ। तो टैक्स का मतलब क्या होता है गाइस? सबसे पहले हमको जानना है कि टैक्स क्या होता है। बिल्कुल बेसिक सी टर्म है। टैक्स इज व्हाट? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू बी पेड टू गवर्नमेंट। मतलब हम गवर्नमेंट को एक कंपल्सरी पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि अब यहां पे याद रखना दिस इज ए कंपल्सरी नॉट वॉलंटरी, ठीक है। कंपल्सरी यानी आपको पे करना ही करना है, और वॉलंटरी मतलब आपकी मर्जी है कि आप पे करो या ना करो। आप लोग दान करते हो, दिस इज वॉलंटरी, लेकिन आपको टैक्स पे करना है, दिस इज व्हाट? दिस इज कंपल्सरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को अपना पूरा देश चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत रहती है, इवन बहुत सारे पैसे की जरूरत रहती है। तो वो पैसा आता कहां से है? ऑब्वियसली हम आम लोगों की पॉकेट में से वो पैसा आता है। तो वो जो पैसा गवर्नमेंट हमसे लेती है उसको क्या बोलते हैं? टैक्स। हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं, हमारे पास किसी भी फॉर्म में इनकम आ रही है, हम कोई गिफ्ट ले रहे हैं, हमारी इनकम आ रही है, हम कुछ बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स पे करती है, टैक्स चार्ज करती है। चलिए जी तो देख लेते हैं टैक्सेशन इन इंडिया। इंडिया में दो तरीके के टैक्स होते हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या है आपके पास? इनडायरेक्ट टैक्स। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी ही लाइक बटन हिट कर दो, और अगर बुरी लग रही है तो डिसलाइक भी हिट करना जरूरी है आप सबके लिए, एंड नीचे फीडबैक देना कि कैसा आपके लिए लेक्चर रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह के दो टैक्सेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहले मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स की जब मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस। डायरेक्ट मतलब जो बंदा टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है उसकी पॉकेट से डायरेक्टली जब हम टैक्स निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे मैं कुछ अर्न कर रहा हूं और मुझे अपनी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट को जाके इनकम टैक्स पे कर दूंगा। यानी अगर ये हूं मैं, ठीक है, राम की एग्जांपल लेते हैं। मान लो दैट दिस पर्सन इज राम। इसने गवर्नमेंट को जब डायरेक्टली टैक्स दिया, ये गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स दे रहा है, दिस इज व्हाट? डायरेक्ट टैक्स। जब राम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स तो राम ही पे करता है, पेयर कौन है? यहां हम बात करते हैं कि पेयर कौन है। यहां पेयर हमेशा राम ही रहेगा। इस केस में भी पेयर राम है और इस केस में भी पेयर राम है। ये केस हमारा 1 है और ये केस हमारा 2 है। पहले केस में राम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है, दिस इज डायरेक्ट टैक्स। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है? राम दुकान पे जाके चिप्स खरीद रहा है। अब चिप्स के ऊपर आप सब जानते हो जीएसटी होता है। राम जाके क्या कर रहा है? राम जाके गाड़ी खरीद रहा है, राम जाके रिचार्ज करवा रहा है। अब राम जब 10 रुपए का चिप्स खरीदेगा तो ऑब्वियसली ये 10 रुपए जो है इसमें टैक्स जो है वो इंक्लूडेड है। इस 10 रुपए में टैक्स इंक्लूडेड है, तो ये 10 रुपए जो है वो किसको देगा? ये देगा शॉपकीपर को, ये देगा शॉपकीपर को। अब क्योंकि ये जो 10 रुपए इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, तो जो शॉपकीपर है वो जाके अब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। शॉपकीपर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, इसीलिए क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं जब बात करता हूं कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस जो हैं हमारे सिस्टम में हैं, तो आप सब देख सकते हो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स में 4 तरह के टैक्सेस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ 4 ही तरह के हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो 4 मेन तरह के हमारे पास डायरेक्ट टैक्स है। आज हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को यानी जीएसटी को कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। तो स्टे ट्यून्ड। अब मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स आपका पहला टैक्स है। दूसरा आपका आता है कॉर्पोरेट टैक्स,
थर्ड आता है आपके पास टैक्स ऑन वेल्थ एंड कैपिटल, और फोर्थ आता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब एक एक करके इन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम विद इनकम टैक्स। सबसे पहले इनकम, मतलब इनकम क्या होती है? एक पर्सन के पास जो भी पैसा आ रहा है। अब पैसा कहां कहां से आ सकता है? इनकम की एक डेफिनेशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम हैज ए डेफिनेशन। इनकम के 5 मेन सोर्सेज होते हैं। जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के 5 मेन हेड हैं। सबसे पहला हेड आता है आपका सैलरी। दूसरा आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी मेरे पास एक घर है, मैंने उसको रेंट पे देके रखा हुआ है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड अगर मैं बात करता हूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, मैंने सोना खरीदा 50,000 रुपए तोला और उसको बेच दिया 55,000 रुपए तोला, तो 5,000 रुपए प्रति तोला मुझे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब ये मेरा क्या है? कैपिटल गेन है। इस गेन के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? ये भी मेरी क्या है? इनकम है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे मैं एक टीचर हूं, टीचिंग इज माय प्रोफेशन, एंड अगर मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो दैट इज माय बिजनेस, राइट? सो इसके ऊपर भी टैक्स इंपोज होता है। ये सारा इनकम का पार्ट है। तो 5 हेड होते हैं हमारे इनकम के। पहला क्या है? सैलरी। दूसरा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है? कैपिटल गेन। फोर्थ क्या है? बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन। और थर्ड क्या, सॉरी, बिजनेस और प्रोफेशन। और फोर्थ क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब इनके अलावा जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है वो अदर सोर्सेज में चले जाएंगे। अब मैं आपको इनकम टैक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके अगर बताऊं तो सबसे पहले इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन इनकम ऑफ ए पर्सन और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। टैक्स ऑन इनकम ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की इनकम के ऊपर जब मैं टैक्स लगाता हूं, अब यहां पे पर्सन की बात भी की जा रही है और साथ ही साथ यहां पे अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात भी की जा रही है। पर्सन तो आपको पता है कौन है? आप हो, मैं हूं, हमारा बिजनेस है एक आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो, बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है तो वो इनकम टैक्स पे नहीं करेगा, वो एक दूसरे तरह का टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस अनरजिस्टर्ड है तो उसमें हम इनकम टैक्स का नाम जोड़ेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1860। सबसे पहले इनकम टैक्स जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1860 में। पर उसके 13 ही साल के बाद हमने उसको क्या कर दिया? बट आफ्टर 13 ईयर इट वॉज एबॉलिश्ड, यानी 1973 में इसको क्या कर दिया गया? इसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है? एबॉलिश करने के और 13 साल के बाद हमने इसको री इंट्रोड्यूस किया 1886 में। तो सबसे पहले 1860 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 73 में इसको खत्म कर दिया गया, फिर 1886 में इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया और तब से लेके अब तक इनकम टैक्स हमारा लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है जी? आगे तो जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है गाइस, क्या कि इनकम टैक्स जो होता है ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इसमें क्या होती हैं? स्लैब्स होती हैं, ठीक है? स्लैब्स का मतलब क्या है? छोटी सी एग्जांपल देके बताऊंगा अगर आपको मैं। मान लो कि अगर स्लैब्स क्या है? पहली है 0 से लेके 2.5 लाख तक की, वो क्या है? नील, यानी 0 से लेके 2.5 लाख तक की आपकी कोई इनकम है तो उसमें आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर 5% टैक्स। इसके अलावा 5 लाख से लेके 7.5 तक की इनकम है उस पर आपका 7.5% टैक्स। तो ये मैं एक इमेजिनरी आपको लेके चल रहा हूं, इमेजिनरी स्लैब्स लेके चल रहा हूं। इस साल की जो स्लैब्स हैं वो आपको मुझे बतानी है कि इस साल की स्लैब्स जो हैं वो क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो सबसे पहले कोई अगर आपसे पूछे कि इनकम टैक्स जो है वो किस तरह से लगता है, फ्लैट लगता है या स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, तो आपको आंसर में ये मेंशन करना है कि इनकम टैक्स जो है वो कैसे लगाया जाता है। इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अब हम आगे मूव करते हैं एक और टाइप के टैक्स पे, जिस टैक्स का नाम क्या है? जिस टैक्स का नाम है कॉर्पोरेट टैक्स। अब इस टैक्स की जब मैं बात करता हूं तो मैंने क्या बताया था? जब टैक्स लगाया जाता है एक पर्सन के ऊपर या अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जब एक पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है या एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। लेकिन जब यही टैक्स एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाया जाता है, जब यही टैक्स एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगाया जाता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, अगर वही फर्म रजिस्टर्ड कर दी जाती है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। अब यहीं से कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के ये आता है कि कॉर्पोरेट सबसे
गवर्नमेंट के लिए व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, विच टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, तो आंसर क्या आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ये फ्लैट रेट पे होता है। फ्लैट रेट जैसे मैंने क्या बताया, इनकम टैक्स जो है वो स्लैब रेट पे लगता है, वैसे ही आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये फ्लैट रेट पे लगता है। स्लैब्स इसमें अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन इसका फ्लैट रेट अभी के बताऊंगा आपको, तो अभी 25% फ्लैट रेट इसका है। इससे पहले ये 40% भी था, 45% भी था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके 25% तक ले आए हैं, सो दैट गवर्नमेंट कंपनीज जो है सो दैट जो कंपनीज हैं वो टैक्स की चोरी ना करें और मोटिवेट हो 25% टैक्स देने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रहती हैं हमारी इनकम टैक्स में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, मान लो कि आपने पिछले, अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्या होता है पहले तो बता दूं, 1 अप्रैल 2000, मान लो अभी 2021 चल रहा है ना, अभी 2021 चल रहा है, तो हमारा इस साल का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2020 से लेके 31 मार्च 2021, इस साल का जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो क्या है, 1/4, यानी जिस साल की हमने इनकम कैलकुलेट करनी है, जिस साल की हमें इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है, उस साल को हम क्या बोलते हैं, अपना प्रीवियस ईयर। जिस साल में आप लोग असेसमेंट करते हो, जिस साल में आप टैक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हो, उस साल को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो इस साल के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 जो है वो हमारा क्या है, असेसमेंट ईयर। असेसी कौन होता है, असेसी होता है वो पर्सन जो टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर को हम क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं। डिडक्शन क्या होती है, गवर्नमेंट कुछ एग्जम्पशंस देती है, गवर्नमेंट कुछ डिडक्शंस देती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको बोलती है कि आप सेविंग्स को बढ़ाओ, यानी अगर आप LIC में इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको 50,000 तक की डिडक्शन देंगे, यानी अगर आप 50,000 रुपए तक LIC में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिडक्शन। ठीक है जी, आगे आते हैं TDS के ऊपर। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स। ठीक है, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉयर को क्या बोल दिया कि भाई आप पहले से ही सोर्स, यानी मेरी इनकम के सोर्स से ही टैक्स को डिडक्ट कर लिया। मैंने अपने एम्प्लॉयर को क्या बोल दिया कि भाई गवर्नमेंट को जो टैक्स वैक्स देना है वो पहले ही काट लो, मेरे पास जो इनकम आनी चाहिए वो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, तो मेरे पास जो आ रही है वो सारी मेरी रहनी चाहिए, आप टैक्स पहले से ही काट लो, मेरे को झंझट नहीं चाहिए टैक्स का। तो दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्ट ऑन सोर्स। आगे बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ टैक्स जो होता है, दैट इज टैक्स ऑन वेल्थ एंड कैपिटल। इसमें 3 तरह के टैक्स रहते हैं आपका। पहला है आपके पास वेल्थ टैक्स, दूसरा है आपके पास गिफ्ट टैक्स, और थर्ड है आपके पास एस्टेट टैक्स और एस्टेट ड्यूटी। इसको एस्टेट टैक्स बोलते हैं या एस्टेट ड्यूटी बोला जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्थ टैक्स की। तो वेल्थ टैक्स को बोला जाता है पूंजी कर। पूंजी कर, पूंजी कर मतलब आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन वेल्थ। इंट्रोड्यूस इन 1957, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1957 में, एंड एबॉलिश्ड इन 2014 बाय अरुण जेटली। एबॉलिश कर दिया गया इसको 2014 में। क्यों एबॉलिश किया गया, क्योंकि देखो मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, आपके पास घर है 1 करोड़ रुपए का, उससे आपको कोई इनकम तो नहीं आ रही है ना, लेकिन इसमें आपको कंपलसरी गवर्नमेंट को, मैं मान लेता हूं 1% का रेट लेके चलना है, तो हर साल आपको गवर्नमेंट को 1-1 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, इससे आपकी वेल्थ कम हो रही थी, इससे आपकी क्या हो रही थी, वेल्थ कम हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एबॉलिश कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वो इट वॉज इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन, ये टैक्स बर्डन को इंक्रीज कर रहा था। अगले टैक्स की बात करते हैं, गिफ्ट टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स जो होता है, गिफ्ट टैक्स यानी आपको जो गिफ्ट मिल रहे हैं, आपको अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। अब गिफ्ट देने में 2 पार्टीज होती हैं, एक होती है डोनर जो कि देता है टैक्स, जो कि गिफ्ट देता है, और डोनी जो कि गिफ्ट लेता है। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके मुझे यह बताना कि आपके अकॉर्डिंग टैक्स कौन पे करेगा, गिफ्ट देने वाला या गिफ्ट लेने वाला। वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करो। चलिए जी, तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो जिसको गिफ्ट मिल रहा होता है, जिस पर्सन को गिफ्ट मिलता है, ही इज लायबल टू पे टैक्स। तो लायबल टू पे टैक्स कौन है, Which person is liable to pay tax? This donee. Donee is liable to pay tax. जिसको गिफ्ट मिलता है, he is liable to pay tax. अब गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है, तो गिफ्ट की डेफिनेशन जब मैं बताता हूं आपको, तो गिफ्ट किसको बोलेंगे कि कौन सा गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल है, तो वो गिफ्ट जिसकी वैल्यू 50,000 से कम है,
50,000 या उससे कम है, यानी अगर आपको कोई 50,000 रुपये, आप अगर मुझे 50,000 रुपये का गिफ्ट दे रहे हो या उससे कम का गिफ्ट दे रहे हो तो वो गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 50,000 ₹1 का गिफ्ट आ गया तो फ्लैट रेट पे उसको टैक्स लगेगा, पूरे 50,000 ₹1 पे उसको टैक्स लग जाएगा। आगे, ठीक है। बट इफ मोर देन 50,000 टैक्स ऑन फुल अमाउंट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ये मैरिज, आपको के साथ शादियों में इतने गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। तो गाइस, गवर्नमेंट ने मैरिज के ऊपर एग्जम्पशन देके रखी हुई है। अगर आप मैरिज की बात करते हो तो मैरिज में आपको फुल अमाउंट पे क्या है, टैक्स फ्री है। आप शादी के टाइम पे जो भी गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हो, चाहे गाड़ी कर रहे हो, चाहे घर कर रहे हो, एनीथिंग, वो आपका क्या है, वो आपका टैक्स फ्री है, ठीक है। मैरिज इज एन एग्जम्पशन, मैरिज क्या है, एक एग्जम्पशन है। गिवन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स, यानी अगर मुझे कोई मेरा बहुत करीबी यानी मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, अगर मेरी वाइफ है तो उसको बच्चों को, ठीक है। अगर मैं बताता हूं क्या बोलते हैं, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडमदर, अगर मुझे मेरा भाई बहन मुझे गिफ्ट दे रहे हैं या मैं उन्हें गिफ्ट दे रहा हूं तो ये गिफ्ट भी क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। यानी इमीडिएट रिलेटिव्स जो हैं उन पे भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। गिफ्ट बाय रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यानी अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मुझे गिफ्ट देता है तो दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। मुझे मंदिर की तरफ से कोई गिफ्ट मिल गया, मुझे किसी मस्जिद की तरफ से कोई गिफ्ट मिल गया तो दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, ठीक है। चलिए जी, तो गिफ्ट टैक्स भी आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं एस्टेट टैक्स की। तो एस्टेट टैक्स क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एस्टेट ड्यूटी भी बोलते हैं। यानी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर सन, ठीक है। जैसे मेरे दादाजी से मेरे पापा को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो उस ट्रांजेक्शन में जो टैक्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एस्टेट टैक्स। अगर मेरे पापा से मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एस्टेट टैक्स। लेकिन अभी ये टैक्स जो है एबॉलिश कर दिया गया 2015 में, तो ये भी टैक्स जो है ये गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया 2015 में। आगे बात करते हैं एसटीटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसटीटी होता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज क्या होती हैं, सिक्योरिटीज को आप बोल सकते हो आपके शेयर्स, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में शेयर्स। जब आप शेयर्स में ट्रांजैक्शन करते हो, जब शेयर्स की सेल एंड परचेज करते हो, उस केस में आपको कुछ ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये बाइंग एंड सेलिंग कहां होनी चाहिए, ये बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका डायरेक्ट टैक्स यहां पे हम खत्म करते हैं। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं छोटी सी वीडियो बना के उस पर आपको जरूर क्लैरिफिकेशन देने का ट्राई करूंगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड आने वाली सीरीज, आने वाली वीडियोस को की अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।